इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में एक तनख्वाहदार तबका हैं तो यकीनन आपके कई सारे मसाइल होंगे। महंगाई से लेकर यकीनन ये सोचना कि आपका फ्यूचर क्या है, आप सेविंग्स कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ करें, ये तमाम चीज़ें आपको यकीनन परेशान करती होंगी। दूसरी तरफ जब आप ऑन एयर हमारी मईशत के बारे में कोई भी गुफ्तगू सुनते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अगर हमारी रियासत को, हमारे मुल्क को सही तरह से चलना है तो हमें अपना टैक्स टू GDP का रेशो बढ़ाना पड़ेगा, यानी टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा। जो हम टैक्स चोरी करते हैं या रियासत को उसका ड्यू नहीं देते, उसकी वजह से आज हम मुश्किल में हैं। लेकिन एक तनख्वाहदार तबका सोच रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे अगर उसके घर में एक सुई भी आती है तो भी उसको टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ साथ यूटिलिटीज़ पे सारे टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं और साथ ही अगर इन टैक्स की मद को देखा जाए, ना सिर्फ इनकी शरह बढ़ रही है लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते, यानी डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, अपनी तनख्वाह पे, अपनी आमदन पे टैक्स नहीं देते, अपने कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देते, वो आज भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। अगर इसी पे तज्जिया किया जाए तो आपको बताते चले कि कल बिजनेस रिकॉर्डर पे इसके ऊपर एक एडिटोरियल जनाब अली खिजर साहब का शाया हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की अभी तक की जितनी तदबीरें हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली दे कैन ओनली बी टर्म्ड एज लेजी रिफॉर्म्स। यानी अगर आप 3% टैक्स देते थे तो आपकी टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं और क्योंकि आप रजिस्टर्ड इकॉनमी का हिस्सा हैं तो यकीनन आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है। लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल का मसला नहीं है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज की भी बात करें, ऐसा लग रहा है कि प्रेशर सिर्फ और सिर्फ नॉन और कंप्लाइंट इदारों पे ही मजीद बढ़ाया चला जा रहा है, यानी वो इदारे जो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे थे। इसके लिए ग्लेयरिंगली जो हमारा एग्जाम्पल है, यानी जो कोताहियां हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, उनको दूर नहीं किया जा रहा। लेकिन और उसके बरक्स हम अगर पावर सेक्टर की तरफ देखते हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंट पावर्स प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो IPPs हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो खरबों रुपए की बिजली पाकिस्तान में बनती है लेकिन लीक होती है या फिर चोरी होती है, उसके ऊपर मज़ीद कोई भी बातचीत नहीं की जा रही। इस तरह की एग्जाम्पल्स आपको हर इदारे, हर सेक्टर और हर इंडस्ट्री में मिल जाएगी। तो क्या वाकई हुकूमत सीरियस है अबाउट टैक्स बढ़ाने के हवाले से, या फिर ये खानापुरी है सिर्फ इसलिए क्योंकि IMF की एक कंडीशन ये भी है कि पाकिस्तान को अपने टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद का इजाफा का टारगेट है कि तकरीबन 13.5% से टैक्सेस बढ़ेंगे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? हमारे साथ मौजूद हैं अली खिजर साहब, आइए उनसे जानते हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सदरा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है साहब। योर आर्टिकल, योर पीस हैज़ बिन एन आई ओपनर। मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी जो मज़ीद टैक्स दे रहे हैं, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, उनको मज़ीद स्क्वीज़ करने की, ये हालात को किस तरफ लेके जाएगी और क्या ये वाकई वो बड़ी तब्दीली, वो बड़े रिफॉर्म्स हैं हमारी मईशत में जो हर हुकूमत वादा तो करती है लेकिन फिर सिर्फ महंगाई बढ़ती है और रिफॉर्म्स हो नहीं पाते? जी सदरा, अनफॉर्चुनेटली ये वही चीज़ है जैसे हर हुकूमत जैसे वादा करती है, रिफॉर्म हो नहीं पाते। और वो हुकूमत को जो नज़र आता है, जिसको जिस तरह हमने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लेज़ी रिफॉर्म्स हैं, कि जो नेट में है उसी पे डालते रहो। IMF भी ये कहता है कि तुम्हारे ये नंबर्स पूरे होना चाहिए, तुम्हारा टैक्स टू GDP इतना होना चाहिए, तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट इतना होना चाहिए, तुम्हारा इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए, तुम्हारी करेंसी इधर होनी चाहिए। उसके पीछे जो फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करने के ऊपर IMF भी नहीं जोर डालता, ना ये हुकूमत जोर डालती है। तो अब आप अनफॉर्चुनेटली वही सैलरीड का तबका है, वही आपका जो है कॉर्पोरेट हैं, उन्हीं पे टैक्स लगाई जा रही है। और अब उन पे इतना टैक्स लग गया है कि वो भी चोरी की तरफ आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने इस आर्टिकल में भी लिखा है कि इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लोग हैं वो अपनी बेगमात को, जो हाउसवाइफ है, उनको एम्प्लॉय शो कर रहे हैं ताकि टैक्स रेट उनका कम हो सके। फिर वो जो है वो नॉन टैक्सेबल पर्क्स होते हैं उसको बढ़ाया जा रहा है कि उसमें से निकल सके। उसके अलावा यहाँ तक भी जो बहुत ज़्यादा तनख्वाह वाले लोग होते हैं उनको उनकी कंपनी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारी चैरिटी है, आप इसमें पैसा डाल दें। चैरिटी में जब पैसा डालते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होता है और हमारी चैरिटी के पास कैश पड़ा हुआ है, वो हम आपको कैश दे देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। और वो यानी कि चैरिटी का पैसा जो है वो वाइट हो गया और आपका जो पैसा है, यानी आप जो एम्प्लॉई है, जो आपने सैलरी निकाली थी, जिस पे आप टैक्स दे चुके हैं, वो चूंकि ट्रेजरी में डाके आपने उस पर टैक्स डिडक्ट कर लिया तो वो पैसा कैश आपके पास ब्लैक हो गया।
तो अली यानी कि ये भी ब्लैक एंड व्हाइट की बताइएगा कि फैक्ट्री इस लगी हुई वक्त है। ये सिर्फ और सिर्फ बैंक्स और बड़ी कॉरपोरेशंस का हाल नहीं है। जब हम इस तरह के प्यूनिटिव मेजर्स की तरफ जाते हैं, जब हम रेप्रिमांड करते हैं उनको जो टैक्स नहीं देते या टैक्स की जो शरह है उसको बढ़ाते हैं, तो ये तो दिस इज़ ओनली गोइंग टू बी नेचुरल। कहा यह भी जा रहा है कि बड़े इदारों में, जिसमें कुछ मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं, वहाँ पर तनख्वाहें कैश में दी जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये आज का नहीं, ये तो हमेशा का वाकया है। और ये आज से मैं 15 साल पहले बता दूं, 2007-8 में जब एक बड़ी वो लॉयर मूवमेंट चली थी और जुडिशरी की वो एक्टिविज्म पे बात हो रही थी, तो एक चैनल जो है वो तनख्वाह, जो बहुत बड़ा चैनल है, जो उसमें जिसको बंद भी कर दिया गया था मुशर्रफ साहब के दिनों में, वो चैनल तनख्वाहें देता था अपने लोगों की, एम्प्लॉयज़ की। जैसे आज टीवी आपको तनख्वाह देता है और उसमें से टैक्स काट लेता है, वो टैक्स हुकूमत को जमा कराता है, वो टैक्स हुकूमत को नहीं जमा कराता था। और वहाँ पे ये हरकत होती थी। तो जब चैनल ना सिर्फ कैश पे टैक्स दे रहे हैं, बल्कि कई दफ़ा टैक्स काट के भी जमा नहीं कराते, तो मतलब जाहिर ही बात है। देखिए चैनल कहाँ से आए हैं आप, ये मुझे बताइए। जो चैनल कैश पे तनख्वाह दे रहे हैं, ये चीज़ें दे रही हैं, इनका आगाज़ कहाँ से हुआ? ये कोई बेकरी चलाते थे, कोई रियल एस्टेट का काम करते थे, कोई एजुकेशन का काम करता था, और ये सारे काम जो थे ये टैक्स नेट में नहीं थे पूरी तरह से, ये कैश इकोनॉमी के अंदर थे। इनके पास बहुत ज़्यादा कैश जमा हुआ था और उन्होंने वो चैनल में पार कर दिया। और ये कि इनको एक कम्युनिटी मिल गई, इनको एक गारंटी मिल गई कहीं पे, इनकी जो इल गॉटन वर्थ है, वेल्थ है, हमारे सामने इस वक्त भी सूरत हाल है कि जब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कोई बेकरी वाला है, कोई घी वाला है, वो भी जब चैनल्स को फाल तरीके से नहीं चला पाए, अब एक नई रविश हम देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट और बिल्डर कम्युनिटी है वो भी मीडिया की तरफ आ रही है। वही एक रूट नज़र आ रहा है कि या तो लोग नए रेस्टोरेंट्स की तरफ जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स बाय द वे कराची में, पाकिस्तान में प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन फ्रंट है ब्लैक को वाइट करने का। अली मुझे बताइए कि आपने जैसे कहा कि उमूमन तसव्वुर ये किया जाता है, थेरेटिकली लोग समझते हैं कि सिस्टेमिक चेंजेस के लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। यहाँ पॉलिटिकल विल की कमी आपको नज़र आ रही है, माफियाज आ रहे हैं, क्या वजह है कि हम अपनी इनएफिशिएंसीज को दूर नहीं कर पा रहे? इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल विल की कमी है। अगर आप देखिए कि पिछले 25-30 सालों में जो सबसे ज़्यादा हुकूमत रही है वो मुस्लिम लीग नून की रही है। 1990 की दिहाई से अब तक अगर आप टाइम निकाल लें तो उसमें मुशर्रफ साहब को निकाल दें तो हुकूमत तो जो मुस्लिम लीग की सबसे ज़्यादा रही है। और वो आपको पता है उसका ट्रेडिशनल वोटर जो था वो ट्रेडर था, ट्रेडर एंड रिटेलर पे वो कभी टैक्स नहीं लगा सके। फिर पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत रही है तो पीपल्स पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोटर था वो रियल वो उसका था एग्रीकल्चर का था, उसको टैक्स नहीं लगा सके। फिर पीटीआई की हुकूमत आई तो पीटीआई के साथ जो लोग ज़्यादा मिले, जिनके पास पैसे वाले थे, वो रियल स्टेट वाले थे, तो रियल स्टेट के ऊपर भी आप टैक्स नहीं लगा सके। तो इस तरह से देखिए ये सारी हुकूमतें जिनको पैसा जहाँ जहाँ से मिलता रहा है वो उन पे टैक्स नहीं लगा सके, और जिस पे टैक्स था वही ज़्यादा लगता रहा, होता रहा, ये सिलसिला चलता रहा, चीज़ें चलती रही। लेकिन अब चूंकि दूसरों के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स आ गया कि उनकी चीज़ें निकल गई हैं, तो अब ये सिस्टम कोलैप्स की तरफ जा रहा है। इसको सबको इक्विटेबल टैक्स पे लेके जाएंगे, वरना कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि जो दे रहा है टैक्स वो भी देने से इनकार आपको याद होगा कि बहुत साल पहले 700 बड़े ख़ानदान, फिर हाई प्रोफाइल, हाई लाइफस्टाइल इंडिविजुअल्स की फ़हरिस्तें बनती थीं, और हफीज़ शेख साहब ने तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह के कहा था कि अब इनके लाइफस्टाइल से मैच किया जाएगा। मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इकोसिस्टम तो रेडी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी के शनाख्ती कार्ड से देखें तो आपको पता चल जाएगा उसकी क्या परचेजेस हैं, क्या लाइफस्टाइल है। क्यों मुश्किल है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, एफबीआर के लिए, इन बड़े हाई प्रोफाइल, हाई इनकम ग्रुप्स को, इंडिविजुअल्स को टैक्स करना? देखें, जो आप ये बात कर रही हैं ना, डेटा जब नादरा का सिस्टम हुआ, ये 2010 से मैं सुनता आ रहा हूँ, आप भी सुनती आ रही हैं, 14 साल हो गए हैं इस चीज़ को। क्यों नहीं हो पाता? शब्बर जैदी के आपने अक्सर सुना होगा कि वो एक दफ़ा उन्हें गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने ले गए थे, वहाँ पे वो कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग आ गए थे और उन्होंने वो शब्बर जैदी के मुताबिक उनको धक्का भी दिया, ये भी कुछ किया कि तुम हमारे पर टैक्स लगा सकते, ये नहीं कर सकते। बकौर उनको मेंटली जो है उन्होंने हरास किया, सारा कुछ किया। तो इस तरह से कोई अगर टैक्स लगाने आता है, कोई आता है तो उसको डोर धमका के करते हैं, अगर नहीं आता तो उसको पैसे दे के कर लेते हैं। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कर देते हैं या उसकी फंडिंग को रोक देते हैं।
तो इन्हीं चैनल्स को यूज़ करके, या फिर और ताकतवर लोग जो पिंडी इस्लामाबाद में बैठे हैं उनकी भी पीछे पूरी फंडिंग है, उनके भी पूरे सिस्टम है, उनके 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 अली, मैं उनके भी चाहूँगी कि आगे आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल पे भी कमेंट करें। हम हमेशा बात करते हैं कि जो स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लोग हैं इस वक्त वो पाकिस्तान से बाहर अपने लिए मौके ढूंढ रहे हैं। सेमी स्किल्ड लोगों को भी अगर इसमें शामिल कर दिया जाए तो सिर्फ रवां साल में कहा जाता है कि 17 लाख लोग पाकिस्तान से कूच कर गए हैं। दूसरी तरफ बड़े बिजनेसेस जिनको हमेशा से पाकिस्तान ये कहकर लाया जाता था या इन्वेस्ट करवाया जाता था कि इट्स अ हाई रिस्क बट अ हाई गेन मार्केट, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आपके लोकल बड़े बिजनेस ग्रुप्स भी अपने आप को ग्लोबली इंक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि शायद पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। वी आर सीइंग मैसिव एक्सपेंशन ऑफ पाकिस्तानी बिजनेस ग्रुप्स इन द मिडल ईस्ट। वेयर इज दिस लीडिंग टू? देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पहले तो देखिए दुनिया में हमेशा से होता रहा है कि लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, काम करते हैं, वो पैसा भेजते हैं, कारोबार मुल्क से बाहर जाते हैं, वो कारोबार करते हैं, अपने मुल्क को बड़ा करते हैं। बट एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, ये हर जगह पे होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में अब लेटली क्या हो रहा है कि वो लोग जो नहीं भी जाना चाहते और वो कम तनख्वाह पे और कम नीचे के लेवल पे भी जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे टैक्स बहुत लगता है। फिर बिजनेस कम्युनिटी जिसको यहाँ पे अच्छा रिटर्न निकलता है, वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट सिर्फ अपनी बाइट पकड़ती कि जो उनको वैल्यू ऐड कर रहा है, वो कह रही है कि भाई कहीं से इधर से मुल्क से पैसा निकाला जाए। पैसा निकाल के जाके यहाँ पे एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी के मालिक, ठीक है जी, जिन दुनिया भर में जिनका नाम जाना जाता है, मुख्तलिफ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हेड रहते रहे हैं, वो खानदान जाके दुबई में जाके ऊबर चला रहा है, ठीक है जी, वो 100 ऊबर चला रहा है। अब मुझे बताइए कोई काम करने वाला है इस तरह से? और बहुत सारे, एक बहुत बड़ी और चेन जिसमें पर अली आज की अगर मैं बड़ी खबर देखती हूँ तो उन्होंने कहा कि Q1 IT और IT रिलेटेड एक्सपोर्ट्स रेमिटेंसेस 33% से जंप कर गई हैं ईयर ऑन ईयर। इनका जब मुआवजा किया जा रहा है तो दिस इज़ $876 मिलियन। दूसरी तरफ ये भी आज की बड़ी खबर बिजनेस रिकॉर्डर की है कि फिस्कल ईयर 25 का क्वार्टर नंबर 1 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी 48% 48% से बढ़ गई है 771 मिलियन। यानी दिस शुड बी दी ऑपोजिट, यानी एक तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोग जो इस इन्वेस्टमेंट को फ़ाल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, वो तो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। ये दोनों रियलिटीज़ एक साथ कोएग्जिस्ट कैसे कर रही हैं? अच्छा, पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बढ़ी हुई नज़र आ रही है ना, वो ऐसे इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि वो नंबर बहुत छोटा था पिछले साल, इसलिए आपको जंप लग रहा है। बट आप अभी देखें कि ये भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, इसमें बहुत ज़्यादा और बढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये अच्छी बात है, कैपिटल इन और आउट जो होता है किसी भी इकोनॉमी में, अच्छा होता है कि लोग आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं। जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इस तरह पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे होते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी बात हैं, दिस इज़ अ गुड थिंग। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, यहाँ से सिर्फ जा रहे हैं। और वो जाने की और अपॉर्चुनिटी होती है कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वो जाके वो ऊबर चला रहे हैं, वहाँ पे जाके वो बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री नहीं बना रहा, या यहाँ से फर्टिलाइजर वाला जाके वहाँ पे बड़ा फर्टिलाइजर नहीं बना रहा, या ऑयल वाला बड़ा ऑयल का नहीं कर रहा, वो कोई और काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पैसा पार्क करें, निकालें यहाँ से, इस वेल्थ को जिसको एक्युमुलेट किया उसको कहीं निकाल के पार्क करें। उन्हें पाकिस्तान पे एतबार नहीं रहा। पाकिस्तान में अच्छी नौकरी करने वाला बंदा अगर बाहर जाता था तो पहले उससे अच्छी नौकरी मिलती थी तो जाता था, अब उससे नीचे की नौकरी पर चला जाता है कि यार बस मैं बाहर अपने आप को पार कर दूं। तो ये जो फिनोमेना है ना, ये बड़ा और फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किस तरह आ रही है? हम रेड कार्पेट कह रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि आके पैसे डाल दो, हम रिको देखो सस्ते दामों पे बेच रहे हैं ताकि हमारा लोन जो है आप अपने मुल्क में कर दो। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही है तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहता, वो तो पॉलिटिकल एक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जियो पॉलिटिकल हैपनिंग के अंदर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि किसी भी मुल्क में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के लिए वहाँ का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लाइमेट देखा जाता है। मुझे ये बताइए कि ये जो 26वीं तरमीम हुई है आइन में, इसके बाद क्या माहौल है? फॉरेन इन्वेस्टर यकीनन पाकिस्तान के जुडिशल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क को भी देख रहा होगा ना, ऑलरेडी उसको लगता है कि एंट्री भी मुश्किल है, एग्जिट भी मुश्किल है। ये जो चेंजेस आई हैं अभी, इसके बाद क्या आपको लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में वो मजबूत हुआ है? अगर सिद्रा आपको ये लगता है कि 26वीं तरमीम के बाद या इसके बाद 27वें 28वें भी आ जाती है, उसके बाद
जो है मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, मुल्क की आवाम जो है इस पॉलिटिकल सेटअप को ये मान लेगी और चीज़ें चलेगी, तो फिर मैं कहता हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अगर लोगों की एजिटेशन उसी तरह की है, अगर लोग कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि उन्हें एजिटेट करने के, जैसे कि हाफ ट्रूथ हाफ फॉल्स को पंजाब के अंदर कॉलेज का एक वाक़या हुआ, उस पर स्टूडेंट्स किस तरह निकल आए, तो लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, इतना इंतशार है कि उन्हें कोई मौका चाहिए वो निकले। तो मेरे तो ख्याल में जो 8 फरवरी को लोगों ने जो इलेक्शन के अंदर, मैं और आप इकट्ठे बैठे थे, याद होगा आपको, तो हम अगर उस इलेक्शन में जो लोगों ने जो रिजल्ट दे दिया है उसने वो जवाब दे दिया है। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 6 महीने, सो वी आर सिटिंग ऑन अ प्रेशर कुकर। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जितने मेजर्स लिए जा रहे हैं, आपने उसको टर्म किया है एज लेजी रिफॉर्म्स। अवाम जिस रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठी थी अब तक उनको नहीं मिला। देयर सीम्स टू बी नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फॉर देम, एंड एज दे से इकोनॉमी इज़ मोस्टली परसेप्शन एंड लेस रियलिटी। तो इस वक्त परसेप्शन काफ़ी ग्लूमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली खिज़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेहतरीन तज्जिया देते हैं। वी आर अ फैन ऑफ हिज इन्वेस्टिगेटिव वर्क एंड हाउ ही कट्स थ्रू अ नंबर ऑफ डेटा एंड नंबर्स टू गिव अस एग्जैक्टली द रियल पिक्चर। बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ मौजूद होने के लिए।